वेलकम टू सी एस एस स्क्वायर। क्या आप सी एस आर नेट की तैयारी कर रहे हैं? तो मैं हूँ स्वाति माली और मैं कवर कर रही हूँ यूनिट नंबर 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये लेक्चर्स हमारे कल से स्टार्ट हुए हैं और आगे भी आपको ये लेक्चर्स मिलते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल सेल सिग्नलिंग में कम्युनिकेशन की बात की थी। लाइगेंड क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सेल सिग्नलिंग, ये हम कवर कर चुके हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने बात की थी कि कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, कौन से हाइड्रोफिलिक होते हैं, राइट। इसके अलावा हमने बात की थी एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स की। देन हमने टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग देखे थे, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्ट्राक्राइन, एंडोक्राइन एंड सिनेप्टिक सिग्नलिंग की हम बात कर चुके हैं। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने कुछ पीवाईक्यू भी हमने कल सॉल्व किए हैं और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसेप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने बात की थी सेल सरफेस रिसेप्टर्स की। सेल सरफेस रिसेप्टर्स में हमने 3 कैटेगरीज देखी थी। सेल सरफेस रिसेप्टर में सेल सरफेस रिसेप्टर जो है वो आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और एंजाइम लिंक रिसेप्टर, 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो आज की क्लास जो है मेनली फोकस होने वाली है जीपीसीआर के ऊपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गेट लाइफ साइंस नेट। इसके अलावा हम असिस्टेंट प्रोफेसर की क्यों ना बात करें, चाहे वो बॉटनी का एग्जाम हो चाहे जूलॉजी का एग्जाम हो, ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की हम बात करने आज जा रहे हैं। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ओके, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की जब हम बात करें तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि रिसेप्टर का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो सिग्नलिंग जीपीसीआर के थ्रू करते हैं। तीसरा, जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कब एक्टिवेट रहता है, कब इनएक्टिवेट ये पर्टिकुलर चैनल होता है। ओके, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जी प्रोटीन रिसेप्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होने के कारण इसे सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहा जाता है। डायरेक्ट आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि जीपीसीआर जो है वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, 6 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, 7 है। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपको चूज करने के लिए बोला जाए तो आप इजीली उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि जीपीसीआर की बात हो रही है, मींस ये एक सर्पेंटाइन रिसेप्टर होता है। जब सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, दूसरा क्वेश्चन जीपीसीआर से बनता है कि इसका एन टर्मिनल किस साइड है और सी टर्मिनल किस साइड है, राइट। तो सिंपल सी बात है, एन टर्मिनल इसका बाहर की तरफ होता है, सी टर्मिनल इसका अंदर की तरफ होता है। साइटोसोलिक रीजन में होगा सी टर्मिनल, एन टर्मिनल ये रहा, सी टर्मिनल ये रहा। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हमें दिखाई दे रहा है ये जो स्ट्रक्चर है ना। तीसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, अब है तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो प्रोटीन का कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये स्ट्रक्चर है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन of GPCR receptor is alpha helix. अल्फा हेलिक्स कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो इट इज अ सेकेंडरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, और अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स हमें समझ आ रहे हैं कि आउटर साइड में कितने यहाँ पर लूप्स हैं और इनर साइड में कितने लूप्स हैं। ओके, तो यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो जरा देखते हैं। हमें यहाँ पर कितने लूप आउटसाइड दिखाई दे रहे हैं, मीन्स आउटसाइड द सेल। सो हम आउटसाइड द सेल जो लूप्स हैं उन्हें हम ई वर्ड से याद रखते हैं ड्यू टू दी एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड। सो इट इज फर्स्ट लूप, दिस इज सेकेंड लूप, थर्ड लूप, और ये जो टर्मिनल है एंड टर्मिनल वाला जो पोर्शन है इसे भी हम क्या कहते थे। तो टोटल 4 जो है यहाँ पे आपको लूप्स दिखाई देते हैं बाहर की तरफ। और अगर आप साइटोसोलिक साइड में देखेंगे तो आपको 4 पोर्शंस अंदर की तरफ भी दिखाई देंगे, मींस 4 बाहर की तरफ। तो आप इसे नाम दे सकते हैं E1 to E4, आपको बाहर की तरफ दिखाई देंगे। और सेल के साइटोसोलिक रीजन में जो पोर्शन होता है जीपीसीआर का वो होता है C1 to C4। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 4 बाहर की तरफ 4 अंदर की तरफ, राइट। तो टोटल 8 हो गए, लेकिन 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये। तो जरा इसके स्ट्रक्चर को देखकर हमेशा ध्यान रखें कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और ऑप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट करना है और चूज करना है, राइट। आगे हम बात करते हैं कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये अभी हमने रिसेप्टर की बात की है।
रिसेप्टर के बाद में अगर हम बात करें तो क्यों इसे जी प्रोटीन कपल्ड कहा जा रहा है? क्योंकि ये जी प्रोटीन के साथ में कपलिंग करके काम करता है। तो जी प्रोटीन क्या होता है तो देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसे यहाँ से कवर कर लेते हैं। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है उसे हम जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर भी कहते हैं। ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन इसके पास होते हैं, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि जो जीपीसीआर होता है, ओके, जीपीसीआर सिग्नलिंग जो है, मैक्सिमम सिग्नलिंग जो है वो किसके थ्रू चलती है? जीपीसीआर के थ्रू चलती है। और जीपीसीआर जो पर्टिकुलर रिसेप्टर है ये लार्जेस्ट फैमिली है सेल सरफेस रिसेप्टर की। जो तीनों टाइप हमने देखे थे, आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एंड एंजाइम लिंक रिसेप्टर, उन तीनों में से सबसे बड़ी फैमिली जो है रिसेप्टर की वो कौन सी है? जीपीसीआर है। नेक्स्ट, ये एक मल्टी पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड है। अगेन यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, पॉइंट देखने के लिए मिल सकता है क्वेश्चंस में कि ये दिखने में आपको कैसा दिखाई दे रहा है? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन ने क्या किया है? मल्टीपल पास किए हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी है? तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना हुआ है। तो आपको 3 नंबर यहाँ पे मिले, 7 मिल गया, 8, 4 बाहर की तरफ, 4 अंदर की तरफ जो लूप्स है उनकी बात हो रही है, और तीसरा जो यहाँ पे नंबर मिला है वो 1 पॉलीपेप्टाइड चेन का मिला है। तो ये हमेशा नंबर्स ध्यान रखें। 1 क्या है? 1 मीन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, तो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन जीपीसीआर सिग्नलिंग प्रोकैरियोट्स में नहीं चलेगी क्योंकि ये रिसेप्टर ही यूकैरियोट में होता है। ये यूकैरियोट का स्पेसिफिक है। जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनमें जीपीसीआर रिसेप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और ये पॉइंट भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर हैविंग द अल्फा हेलिक्स, जिसकी अभी हमने बात की थी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है जीपीसीआर जो है वो प्रोटीन सेकेंडरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है। It is an important class of molecular switches. Again, point important यहाँ से आपको याद रखना है। आप अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स जीपीसीआर हेडिंग डाल के आप छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखते जाएं कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मॉलिक्यूलर स्विचेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है मॉलिक्यूलर स्विचेस की। मीन्स ये किससे मिलके बना हुआ है? जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, जो हम जी प्रोटीन की बात करने वाले हैं। जी प्रोटीन जो है, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो ये मॉलिक्यूलर स्विच का काम करता है। स्विच मीन्स कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, ये प्रॉपर्टीज के पास होगी। ओके, नेक्स्ट, जीडीपी और जीडीपी की बात की गई है, वो हम जी प्रोटीन जब कवर करेंगे तब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे कवर करवाऊंगी। नेक्स्ट, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर लाइगेंड से बाइंड करता है, एक्टिवेट करता है। किसे एक्टिवेट करता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। तो यहां से ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर निकल के आया कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कपलिंग में काम कर रहा है जी प्रोटीन के साथ में। ये रिसेप्टर जी प्रोटीन के साथ में कपल होकर काम कर रहा है, राइट। मीन्स जी प्रोटीन, हमें सारी चीजें जी प्रोटीन के बारे में भी पता होनी चाहिए कि जी प्रोटीन क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, जी प्रोटीन के बारे में क्या निकल के आया? अ मेम्ब्रेन प्रोटीन। मीन्स ये भी क्या है? मेम्ब्रेन का ही प्रोटीन है। मीन्स जैसे रिसेप्टर है तो रिसेप्टर भी क्या है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। वैसे ही जी प्रोटीन भी क्या है? मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ प्रोटीन है, राइट। अभी हम जी प्रोटीन की बात करेंगे। जी प्रोटीन ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, अल्फा बीटा गामा यूनिट्स उसके पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वंस द जी प्रोटीन बाइंड्स टू द रिसेप्टर, द जी प्रोटीन चेंजेस शेप्स। जैसे ही जी प्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड करता है, जब भी लाइगेंड आएगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, जी प्रोटीन जाके उससे बाइंड करेगा। तो जब भी जी प्रोटीन जाके रिसेप्टर से बाइंड करता है तो रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसका शेप चेंज होगा, ये एक्टिवेट होगा। और जैसे ही एक्टिवेट होता है तो जी प्रोटीन स्प्लिट हो जाता है सब यूनिट्स में। अब वो कौन कौन सी सब यूनिट्स होती है हम आगे देखते हैं। और कुछ पॉइंट्स जैसे यहाँ पे लिखे हैं, ऑल जी प्रोटीन। अगर हम जी प्रोटीन की बात करें तो जितने भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं सेम ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन में। जितने भी जीपीसीआर, जहां पर भी आपको जीपीसीआर मिलेंगे, ओरिएंटेशन उनका क्या होगा? सेम ही होगा।
ओरिएंटेशन के बाद में 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिकल रीजन्स है। अगर हम बात कर रहे हैं अल्फा हेलिकल रीजन्स की, तो चूंकि यहाँ पे कितने अल्फा हेलिकल रीजन्स मिल रहे हैं हमको, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो 7 आपको यहाँ से H से लेकर 7 तक क्या मिलेंगे, अल्फा हेलिकल रीजन्स मिलेंगे। अभी हमने बात की थी 4 एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेगमेंट्स हमें मिल रहे थे और 4 साइटोसोलिक सेगमेंट्स हमें मिल रहे थे। एन टर्मिनस बाहर की तरफ है और सी टर्मिनस अंदर की तरफ है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन जीनोम जो है वो 800 से ज्यादा फंक्शनल जीपीसीआर को इनकोड करता है, मोर देन 800, ओके, विच आर डिवाइडेड इनटू सेवरल सब फैमिलीज। सब फैमिलीज में डिवाइडेड है किस बेसिस पर, members of this subfamilies are spatially similar in amino acid sequences, okay, तो सब फैमिलीज में डिवाइडेड है स्ट्रक्चर और अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस के बेसिस पे। इसके अलावा बहुत सारे जीपीसीआर ऐसे भी हैं जिनका पता तो चल चुका है कि वो रिसेप्टर जीपीसीआर ही है, लेकिन उनके लाइगेंड नहीं पता है, तो इस टाइप के रिसेप्टर्स को ऑर्फन रिसेप्टर्स कहा जाता है, ओके, ऑर्फन रिसेप्टर्स, राइट। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का। One group of G protein coupled receptor whose structure is known in a molecular detail is a beta adrenergic receptor. Beta adrenergic receptor जो है, beta adrenergic receptor GPCR ही है, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है तो जीपीसीआर, लेकिन ये किसका रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर होता है एपिनेफ्रिन का। एपिनेफ्रिन जो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल जो होता है वो टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड से मिलके, टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव्ड फॉर्म है एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन का जो रिसेप्टर होता है इट इज कॉल्ड एज बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, और ये खुद क्या है, जीपीसीआर मींस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का एग्जांपल है, व्हिच बाइंड टू द हार्मोन सच एज द एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। नाउ कमिंग टू द डिटेल ऑफ जी प्रोटीन। जी प्रोटीन क्या होता है, कैसा होता है, जरा देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सबसे पहले जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जी प्रोटीन, ये है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन में 3 यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, राइट। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन में इसके पास कितनी यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है। 3 यूनिट्स होने के साथ साथ इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखना है, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अल्फा और गामा वाली जो सब यूनिट्स होती है वो मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ी हुई होती है, लेकिन बीटा सब यूनिट मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ी हुई नहीं होती है, बट है तो ये कॉम्प्लेक्स अल्फा, बीटा और गामा का। तो बीटा, अल्फा, बीटा और गामा में आपको याद रखना है कि अल्फा सब यूनिट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, गामा सब यूनिट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, लेकिन बीटा सब यूनिट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई नहीं होती है। बीटा हमेशा अल्फा और गामा से जुड़ी हुई होगी अगर इनएक्टिव स्टेज है तो। अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में जुड़ा हुआ है तो जब ये इनएक्टिव फॉर्म में जी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये पूरा क्या है, जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन अगर इनएक्टिव स्टेज में है तो जी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही लाइगेंड आया, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट जैसे ही होगा तो जी प्रोटीन चूंकि किसके साथ में जुड़ेगा, रिसेप्टर के साथ में जुड़ेगा, रिसेप्टर से जैसे ही जुड़ेगा तो ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। जब इसका जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेटेड फॉर्म में अल्फा सब यूनिट अलग हो जाती है और बीटा गामा सब यूनिट अलग हो जाती है। मतलब क्या हुआ, हम 3 यूनिट्स की बात कर रहे हैं जी प्रोटीन के, जी अल्फा, जी बीटा एंड जी गामा। तो ये तीनों साथ में जुड़ी हुई है और अगेन अल्फा और बीटा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो अल्फा अलग हो जाता है, मीन जी अल्फा अलग हो जाएगा और जी बीटा वाला यूनिट और जी गामा वाला यूनिट अलग हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये दोनों तो साथ में जुड़ी हुई होगी और जी अल्फा इससे अलग हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अगेन जो मेम्ब्रेन है इसमें जी अल्फा को अलग कर दो और यहाँ पर जी गामा हो गया और इसके साथ में ये बीटा वाला यूनिट यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा एक्टिवेटेड फॉर्म में। और कुछ बातें कर लेते हैं जी प्रोटीन से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे आपको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का पूरा की पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। क्या यहाँ पर चल रहा है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में, जरा देखते हैं। ये जी प्रोटीन का रिसेप्टर, ये जीपीसीआर है, जीपीसीआर से ये जी प्रोटीन यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है ये है इनएक्टिव स्टेज में, राइट, ये इनएक्टिव स्टेट है। कुछ और आपको बातें याद रखना है जी प्रोटीन के बारे में कि जी प्रोटीन जो है
जब इनएक्टिव स्टेट में होता है तो अल्फा बीटा गामा साथ में होती है, और साथ में होने के साथ में ये इनएक्टिव तब होता है जब ये किसके साथ जुड़ा होता है, जीडीपी के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी इनएक्टिव फॉर्म होगा जी प्रोटीन का तो वो जीडीपी के साथ में जुड़ा हुआ होगा, और जब जीटीपी के साथ में जुड़ेगी जी प्रोटीन, जीटीपी के साथ में जुड़ेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, आगे हम डायग्राम में देख सकते हैं। जी प्रोटीन यहाँ इनएक्टिव स्टेज में था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक्टिव स्टेज हो गया। कब हुआ एक्टिव स्टेज, जब जीडीपी हटा और जीटीपी का एडिशन हुआ, राइट। जैसे ही जीटीपी का एडिशन होगा आगे जाकर ये जो अल्फा विथ जीटीपी अलग हो जाएगी, और आगे जो भी इफेक्टर मॉलिक्यूल होगा उसको एक्टिवेट करने या उसके ऊपर जो भी इफेक्ट होगा वो आगे जाके इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, तो जैसे ही जीटीपी आया तो जीटीपी ने क्या किया, अल्फा सब यूनिट को सेपरेट कर दिया, हम इसे क्या कहेंगे, फुल्ली एक्टिव स्टेट, राइट। और बीटा और गामा सब यूनिट क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट आगे क्या होगा, तो जैसे ही, अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा जीपीसीआर जी प्रोटीन एक्टिवेट ही रहे, तो इनएक्टिव करने का कौन सा तरीका है, तो इनएक्टिव होने के लिए यहाँ पर जीटीपी से अगेन क्या हो जाता है, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, और जीटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीटीपी और जीडीपी में आपको डिफरेंस पता है या नहीं। तो जीटीपी एंड जीडीपी क्या है ये, तो ये होती है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जैसे आप डीएनए में पढ़ते हैं एटीपी, वैसे ये क्या है, जीटीपी है, गुआनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड, या फिर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो गुआनोसिन के साथ में यहाँ पर 3 फॉस्फेट ऐड है, और जीडीपी में हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, 2 फॉस्फेट ऐड है। ओके, तो जब जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्जन हुआ मींस जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ मींस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब बात ये आती है कि ये सारे जो काम है कि जीडीपी को हटा के जीटीपी को ऐड करना और जीटीपी से वापस जीडीपी कन्वर्ट करना, ये बिना किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के तो नहीं हो सकते। तो वो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो किस किस के पास है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जी प्रोटीन की। तो जी अल्फा वाली जो सब यूनिट है, ये जी अल्फा वाली सब यूनिट बहुत स्पेशल है। एक तो जी अल्फा वाला, इन तीनों सब यूनिट्स में से सबसे बड़ी जो सब यूनिट होती है जी प्रोटीन की, इट इज जी अल्फा। जी अल्फा वाली जो सब यूनिट है उसके पास जीटीपीएज एक्टिविटी होती है। व्हाट इज जीटीपीएज एक्टिविटी, जीटीपीएज एक्टिविटी क्या करती है, जी अल्फा के पास क्या है, जीटीपीएज एक्टिविटी है। जीटीपीएज एक्टिविटी का मतलब होता है जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्जन करना। ओके, तो जी अल्फा खुद में अपनी क्या एक्टिविटी लिए हुए है, जीटीपीएस एक्टिविटी लिए हुए है। मींस उसके पास जब जीडीपी फॉर्म होगा तो वो इनएक्टिव स्टेज में, जब जीटीपी फॉर्म आया तो वो एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से जब उसे खुद को इनएक्टिव करना है तो जी अल्फा के पास ही जीटीपीएस की एक्टिविटी है। मींस वो अपनी एबिलिटी अपने पास ही है उसकी कि जीटीपी से वापस जीडीपी में कन्वर्जन कर दे। मींस खुद को फिर से इनएक्टिव स्टेज में लाने की एबिलिटी किसके पास है, तो अगेन जी प्रोटीन के पास ही है, और जी प्रोटीन में भी किसके पास है, तो जी अल्फा वाली सब यूनिट के पास में। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि ये तो समझ आ गया कि जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्जन जीटीपीएस एक्टिविटी के कारण हो रहा है, जो किसके पास है, ये जी अल्फा के पास ही प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे थे कि जी प्रोटीन एक्टिव हुआ था तो जीडीपी से जीटीपी आया था, राइट। तो जीडीपी हटा और जीटीपी पूरी तरीके से यहाँ पर ऐड हुआ, तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, जीडीपी रिमूव हुआ है और जीटीपी का एडिशन हुआ है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं गुआनोसिन एक्सचेंज प्रॉपर्टी या गुआनोसिन एक्सचेंज फैक्टर, गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर हम इसे कहते हैं। तो गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की प्रॉपर्टी किसके पास है, तो हम बात करेंगे कि जी प्रोटीन चूंकि जीपीसीआर के साथ में कपल्ड है, तो ये जो कपलिंग जब होती है तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जी प्रोटीन इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा जीपीसीआर का कौन सा वाला पोर्शन है जो जी प्रोटीन के साथ में कपल्ड फॉर्म में। ओके, पूरा के पूरा जीपीसीआर तो जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, उसका कुछ पोर्शन जुड़ा हुआ रहेगा, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर जीपीसीआर। ओके, इसके चारों साथ के साथ इसके क्या हो गए H1 से लेकर H7 तक
सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, अल्फा हेलिकल रीजन से 4 एक्सटर्नल की यूनिट्स हो गई और 4 जो है इंटरनल वाली हो गई। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो C3 है, ओके, ये C3 क्या है, तो C3 वाला जो पोर्शन होता है वो पोर्शन है जीपीसीआर का जो किसके साथ में इंटरेक्शन शो करता है, इंटरेक्शन शो करता है जी प्रोटीन के साथ में। मतलब जब जीपीसीआर से जी प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा तो वो किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के C3 वाला जो यहाँ पे आपको लूप दिखाई दे रहा है इसके थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, तो क्या सिर्फ C3 के साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा, बाकी कोई पोर्शन इसके साथ अटैच नहीं होंगे? तो ये भी देखा गया है कि C3 के साथ में C4 वाला पोर्शन भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है जी प्रोटीन के साथ में अटैच होने में, और कुछ रिसेप्टर्स में देखा गया है, कुछ रिसेप्टर्स में C2 को भी देखा गया है कि ये भी रोल प्ले करता है। लेकिन मैक्सिमम अगर आपको ऑप्शन में C3 दिखे तो आपको क्या याद रखना है, C3 वाला जो लूप होता है जीपीसीआर का वो जी प्रोटीन के साथ में इंटरेक्शन शो करता है, राइट। तो गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की प्रॉपर्टी किसके पास है, तो गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की प्रॉपर्टी होगी किसके पास में, जी प्रोटीन के पास में या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के पास में। तो आपको याद रखना है कि GEF की जो प्रॉपर्टी है वो तो जीपीसीआर के पास होती है, और गुआनिन हम बात कर रहे थे जीटीपीएस की एक्टिविटी किसके पास में होगी, तो जीटीपीएस की एक्टिविटी होगी जी अल्फा के पास, और गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की प्रॉपर्टी किसके पास होगी, तो गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की प्रॉपर्टी होती है रिसेप्टर के पास। ओके, मींस जीपीसीआर के पास। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जीटीपीएस एक्टिविटी किसके पास है, तो यहाँ तो डायरेक्टली दिया जा सकता है कि जी प्रोटीन के पास है। अब जी प्रोटीन में भी किसके पास है, तो जी अल्फा वाली यूनिट के पास है। गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की प्रॉपर्टी किसके पास है, तो रिसेप्टर के पास है, और रिसेप्टर में भी कहां पर है, तो C3 लूप के पास, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे the carboxy terminal segment C4, the C3 loop and कुछ receptors में C2 भी also the C2 loop are involved in the interaction with a coupled trimeric G proteins। okay, तो ये points आपको याद रखना है। तो ये हमने बात की है G प्रोटीन के बारे में। और G अल्फा के पास हम बात करते हैं अब कि जैसा हमने अभी बताया आपको कि GTP से GDP में कन्वर्जन हो रहा है, और जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब जीडीपी हट के और जीटीपी ऐड हो रहा है। तो ये सारा एडिशन हो कहाँ रहा है, तो ये जीव अल्फा वाली सब यूनिट के पास में प्रेजेंट होती है पॉकेट। किसके लिए पॉकेट प्रेजेंट होती है, जीडीपी और जीटीपी के लिए पॉकेट प्रेजेंट होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जी प्रोटीन एक्टिवेट कब है, जब जीटीपी के साथ में, इनएक्टिवेट कब है, जब जीडीपी के साथ में। तो जी अल्फा वाली सब यूनिट के पास ही जीटीपीएस की एक्टिविटी भी है, साथ ही साथ इसके पास जीडीपी और जीटीपी के लिए पॉकेट भी प्रेजेंट है। अब वो पॉकेट की हम स्पेशलिटी देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पूरे की बात करेंगे। ओके, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या समझ आ रहा है, अगेन ये है जीपीसीआर, राइट। इस जीपीसीआर में आपको दिखाई दे रहा है ये C3 लूप है, ये C3 लूप, और यहाँ पे आपको C4 लूप दिखाई दे रहा है। कुछ रिसेप्टर में C3 भी इन्वॉल्व होता है, जीपीसीआर का पोर्शन जो जी प्रोटीन के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है। तो जी प्रोटीन जो है जीपीसीआर के साथ में, जी प्रोटीन का वो पोर्शन जो इंटरेक्शन शो कर रहा है, इट इज अ जी अल्फा। ओके, अब जी अल्फा के पास क्या प्रेजेंट है, जीडीपीएस एक्टिविटी के साथ साथ जीडीपी और जीटीपी के लिए पॉकेट प्रेजेंट है। सो दिस इज द पॉकेट। अब ये पॉकेट कैसे बनी हुई है, ये जो पॉकेट है इसके पास दो डोमेन है। ओके, इसको हम चोट जैसे याद रख सकते हैं, जीडीपी को और जीटीपी को पकड़ने के लिए जो पोर्शन है इसके पास, तो इसके पास दो डोमेन है। तो जो अपर वाला साइड होता है उसे हम रेज डोमेन कहते हैं, और जो लोअर वाला साइड है इट इज एएच डोमेन। ओके, अल्फा हेलिकल इसका होता है, तो इसका फुल फॉर्म है अल्फा हेलिकल डोमेन। ओके, तो ये हमें यहाँ से ये वाला पॉइंट भी जी प्रोटीन से रिलेटेड याद रखना है। ओके, यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे बात कर ली है जी प्रोटीन से रिलेटेड, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड और उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड हमने सारी बातें कर ली। ओके, तो देख लेते हैं एक बार ये पूरा की पूरा। हमने एक और पॉइंट यहाँ से हमें याद रखना है, जो जीटीपीएस एक्टिविटी होती है, जीटीपीएस एक्टिविटी के साथ में आपको कहीं ना कहीं जीएपी भी लिखा हुआ
मिल सकता है। ओके, तो व्हाट इज जीएपी? इट इज जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, मींस ऐसा पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम की हम बात कर रहे हैं जो जीटीपीएज एक्टिविटी को एक्टिवेट करवाने के लिए काम कर रहा है, राइट? तो अगर जीएपी एक्टिविटी की बात हो रही है, अगेन आपको जीटीपीएज एक्टिविटी ही समझना है। ओके, और वैसे ही आपको जीटीपी हाइड्रोलिसिस की जब हम बात कर रहे थे, जो C3 लूप रिसेप्टर के पास था, तो उसे हम कह रहे थे गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की प्रॉपर्टी। एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज मतलब पूरा की पूरा जीटीपी हटेगा और जीटीपी का एडिशन होगा, राइट? पूरा न्यूक्लियोटाइड हट के पूरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है। लेकिन हाइड्रोलिसिस के टाइम क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस के टाइम पे जीटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे जीटीपी हाइड्रोलिसिस की बात की है, राइट? ओके, इस साइड है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? जीटीपी, ये गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की प्रॉपर्टी इस साइड में, ओके, और यहाँ पे क्या है आपका? जीडीपी हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ओके, जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्जन हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जीटीपीएज एक्टिविटी हो रही है, और यहाँ पर गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रही है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जीटीपीएस हो या जीएपी हो, एक ही बात होती है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इसमें पूरा आपको बताया हुआ है कंक्लूड करके। तो इनएक्टिव रिसेप्टर है, ओके, जीपीसीआर का। जब तक यहाँ पर लाइगेंड ऐड नहीं होगा तब तक का क्या कंडीशन होगा? ट्राइमेरिक जो प्रोटीन है, जी प्रोटीन, वो भी इनएक्टिव स्टेज में। इनएक्टिव स्टेज में तो जीटीपी जी अल्फा जो है वो जीडीपी के साथ में है, तीनों यूनिट जुड़ी हुई है। जी अल्फा मेम्ब्रेन के साथ में बाउंड फॉर्म में होती है, जी गामा भी मेम्ब्रेन के साथ में बाउंड फॉर्म में होता है, लेकिन जी बीटा वाला जो सब यूनिट होता है वो दोनों के बीच में होता है। ओके, वो मेम्ब्रेन के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट, और इसी पर्टिकुलर फेज में इफेक्टर प्रोटीन भी क्या है? इफेक्टर प्रोटीन मींस आगे जाके जो भी इफेक्ट करना है, आगे जाके जो भी सिग्नलिंग चलाना है, वो भी यहाँ पर अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे ही यहाँ पर कौन ऐड होगा? जैसे ही लाइगेंड आया, एक्टिव हुआ रिसेप्टर, रिसेप्टर एक्टिव होने के बाद में जैसे ही जो है लाइगेंड आया, एक्टिव होने के बाद में ये जो जी प्रोटीन है, मींस कुछ जैसे ही लाइगेंड ऐड होगा तो जीपीसीआर के अंदर होंगे कॉन्फर्मेशनल चेंजेस। वो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस उसके लिए पॉकेट क्रिएट कर देंगे कि ये जी प्रोटीन जाके यहाँ पर बाइंड कर जाए। पॉकेट क्रिएट हो गई, यहाँ पर जी प्रोटीन जाके यहाँ पर बाइंड हो गया इनएक्टिव फॉर्म में। उसके बाद क्या होगा? इसके पास प्रॉपर्टी है गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की प्रॉपर्टी, रिसेप्टर के पास। तो गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की प्रॉपर्टी क्या करेगी? यहाँ पर जीडीपी को हटाकर जीटीपी में कन्वर्ट कर देगी। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? रिसेप्टर की। तो क्या होगा? जी अल्फा मींस ये एक्टिवेट हुआ जीटीपी, जैसे ही ऐड हुआ तो जी अल्फा एक्टिवेट हुआ। जैसे ही जी अल्फा एक्टिवेट होगा तो ये आगे जाके इफेक्टर प्रोटीन को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। और जी गामा और बीटा वाला साथ में जो सब यूनिट है वो अलग हो जाएगा और जी अल्फा अलग हो जाएगा, राइट? अगेन क्या होगा थोड़ी देर बाद? अगेन जैसे ही लाइगेंड रिमूव हुआ तो ये पूरा स्टेज, इसके पास खुद के पास प्रॉपर्टी है जी अल्फा के पास में कि ये जीटीपी का हाइड्रोलिसिस कर पाए। ओके, तो ये क्या कर देगा? जीटीपी को हटा के अगेन जीडीपी को ऐड कर देगा। कौन सी कंडीशन में? जब यहाँ से लाइगेंड रिमूव हो जाएगा और इसके पास ये खुद की प्रॉपर्टी भी है। अगेन इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या हो गया? डाउन रेगुलेट हो गया, राइट? तो ये बेसिक टू हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस था कि जीपीसीआर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जी प्रोटीन कैसा होता है, और किस तरीके से कौन सी यूनिट किस तरीके से काम कर रही है, राइट? तो इट वाज ऑल अबाउट दी जीपीसीआर बेसिक सिग्नलिंग, राइट? अब इसमें जरूरी क्या है? जैसे जैसे आपकी फैक्टर प्रोटीन्स अलग अलग होते जाएंगे, बहुत सारी सिग्नलिंग है जो जीपीसीआर के थ्रू चलती है। कुछ ऐसे पाथवेज है, इंपॉर्टेंट पाथवेज, जो आपको नेट में, गेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उनके ऊपर हम आगे की जो क्लासेस होगी वो हमारी उनके ऊपर होने वाली है। तो ऐसे सारे रिसेप्टर्स, ये सभी वैसे रिसेप्टर्स हैं जो जीपीसीआर के रिसेप्टर हैं, या फिर ये सभी जीपीसीआर के थ्रू काम करते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो जीपीसीआर के थ्रू चलते हैं। प्रोटीन्स, कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स, हार्मोन्स। ओके, हार्मोन्स में आप देख, यहाँ पे आप ओके लिखा है एपिनेफ्रिन हो गया, स्मॉल पेप्टाइड्स हो गए कुछ, इसके अलावा इम्यून सेल्स हो गई, डिजीज फैक्टर्स हो गए। जैसे हम बात करेंगे इसमें कोलेरा टॉक्सिन की, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन की, एक एक करके हम इसे कंप्लीट करते जाएंगे। जो स्मेल या ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी हम स्मेल लेते हैं, राइट?
तो वहां पर भी जीपीसीआर सिग्नलिंग चल रहा होता है। लाइट विजन सिस्टम जो हमारी आईज में चलता है पूरा की पूरा, वो भी जीपीसीआर के जैसा ही है पूरा की पूरा, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, साइट, इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स की हम बात करते हैं, अगेन वही एपिनेफ्रीन की हम बात कर सकते हैं, और कुछ फैटी एसिड्स यहाँ इसी पर्टिकुलर जीपीसीआर सिग्नलिंग के थ्रू यहाँ पर काम करते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार आपको ऑड वन आउट करके दे दिया जा सकता है कि इसमें से कौन सा जीपीसीआर का मॉलिक्यूल लाइगेंड नहीं है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं जी अल्फा, जो हमने बात की है जी अल्फा के सबसेट्स की बात करने वाले हैं कि जी एस अल्फा क्या होता है, जी आई अल्फा क्या होता है, और जी टी अल्फा क्या होता है। ओके, सो आप कंटिन्यू देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो हमारी जी अल्फा सबसेट से स्टार्ट होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।